वी स्टार्टेड लर्निंग इलेक्ट्रोस्टैट्स फ्रॉम चार्ज। इसके बाद फिर हम लोगों ने चार्ज का इंटरेक्शन कूलॉम्स लॉ के थ्रू लर्न किया था। एंड स्टार्टिंग ऑफ द लर्निंग कूलॉम्स लॉ, हम लोगों ने ये लर्न किया था कि कूलॉम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्ज। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशंस हम लोगों ने पॉइंट चार्ज के साथ साथ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की भी लर्न की थी, आपको याद होगा। वी स्पेशली डिस्कस्ड इनफाइनाइट लाइन चार्ज, infinite seat of the charge. In that case, we use the method of integration. थोड़ा सा calculative method थे वो. Also, we discuss about the electric flux, and we related electric flux with the number of the electric field lines. We also defined how to calculate the electric flux using the mathematical law. It was the dot product of the electric field and area vector. सबसे पहले हम लोगों ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फ्लक्स कैलकुलेशन किया था। इन केस ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो if area is plane, in that case where the electric field and area vector is constant over the surface, that is the angle between the area vector and electric field, also the magnitude of electric field is constant over the surface, the flux calculation was very easy. But in the cases where the electric field is non-uniform, also the angle between the area vector and electric field is not constant over the surface, फ्लक्स कैलकुलेशन हमारे लिए थोड़ा कैलकुलेटिव होने लगता था। कई केसेस में हमें कैलकुलेशन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड करने होते थे। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न वन वेरी इंपॉर्टेंट मेथड थ्रू विच वी लर्न हाउ टू कैलकुलेट द फ्लक्स इजली। Also, we learn how to calculate the electric field in case of the symmetrical charge distribution or infinite type charge distribution. Now we are going to learn Gauss theorem, that is the Gauss law. In fact, Gauss law is the alternative to the Coulomb's law. We can say, जो हम लोगों ने Coulomb's law में बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन की, यहाँ पे गॉस थ्योरम के थ्रू हम वही कैलकुलेशंस कर सकते हैं। In fact, Gauss law provide different way to express the relationship between the electric charge and electric field. हम लोग यहाँ पे गॉस थ्योरम के थ्रू लर्न करेंगे कि कई केसेस में जहां पे हमारे कैलकुलेशन लेंदी होने लगे थे, वहां पे हम लोग एक स्पेशली डिजाइन मेथड से अपने कैलकुलेशन को फास्ट कर लेंगे। ओके, तो दिस लॉ इज यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग द फील्ड कॉज्ड बाय द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट हैज अ वेरियस सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। ये वैसे तो हम लोग इस लॉ को किसी भी टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर सकते हैं, बट इट इज स्पेशली यूजफुल वेयर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज हैविंग द स्पेशल सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी। कौन सी सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी है हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, इन फैक्ट दिस लॉ इज फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ऑल्दो जैसा कि मैंने बात की, गॉस लॉ कैन इन थ्योरी बी सॉल्व to find the electric field for the any charge configuration. In practice, it is limited to the symmetrical situations. Symmetrical situations में हमें कैलकुलेशन बहुत कम करने होते हैं। ओके, इनफैक्ट अगर हम लोग गॉस लॉ के इनिशियल स्टेटमेंट पे जाएं, तो हम लोग जब फ्लक्स के बारे में लर्न कर रहे थे, तो हम लोग यहाँ पे पाएंगे कि फ्लक्स की बेसिक प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने लर्न की थी कि इफ इन एनी क्लोज सरफेस, इफ नंबर ऑफ द लाइंस आर इनकमिंग लाइंस आर इक्वल टू द नंबर ऑफ आउटगोइंग लाइंस, इन दैट केस देयर इज नो फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज सरफेस। तभी से हम लोगों ने गॉस थ्योरम के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन सिस्टमैटिकल वे गॉस थ्योरम। गॉस लॉ स्टेट that total electric flux through a closed surface is proportional to the total electric charge enclosed with the surface. हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज ये मैंने क्लोज सरफेस ली हुई है, यू कैन ऑब्जर्व हियर दिस इज द क्लोज सरफेस, और इसमें मैंने कुछ चार्जेस को क्लोज सरफेस के अंदर, यू कैन ऑब्जर्व Q1, Q2, Q3 charges are enclosed by this closed surface and Q4 charges outside the closed surface.
according to the statement of the Gauss law, we can say the total flux through the closed surface is proportional to the total charge enclosed by this closed surface, that is the summation of Q1, Q2 and Q3. ओके अब मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग गॉस थ्योरम के बारे में बात करते हैं. इन मैथमेटिकल फॉर्म गॉस लॉ स्टेट दैट फ्लक्स associated with any closed surface, that is phi E is equal to closed surface integral E dot ds, that is equal to Q enclosed divided by epsilon naught. Q enclosed means that is the total charge or net charge enclosed inside the surface. Okay, and this E represents the electric field at any point on the surface. इस सरफेस में किसी भी पॉइंट पे E इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, वन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज E is total electric field and may have the contribution from the charge both inside as well as outside the surface. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है ये Q1, Q2, Q3 की वजह से भी है और Q4 की वजह से है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन इनसाइड चार्जेस का भी होगा और आउटसाइड चार्जेस का भी होगा. ओके, बट certainly we can say flux is proportional to the charge enclosed inside the closed surface. Okay, so now we can say the E is the electric field, that is E is the total electric field due to the charges Q1, Q2, Q3 and Q4. करेक्ट. अब ये गॉसन सरफेस कोई रियल सरफेस भी हो सकती है, कोई इमेजिनरी सरफेस भी हो सकती है, इसका कोई भी शेप और साइज हो सकता है, बट वन इंपॉर्टेंट थिंग, दिस सरफेस शुड इनक्लोज द चार्ज अंडर कंसिडरेशन. जिन चार्ज की वजह से हम लोग फील्ड कैलकुलेशन कर रहे हैं या हम लोग जिन चार्जेस की वजह से फ्लक्स कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं उन चार्जेस को वो इनक्लोज करना चाहिए. ओके, अब एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग इधर पे कर लेते हैं कि सपोज हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है और वो पॉइंट चार्ज इनक्लोज किया जा रहा है कई सरफेस से. वी कैन से द नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस सराउंडिंग ए पॉइंट चार्ज से Q is given by Q divided by epsilon naught and independent of shape and size of the surface. करेक्ट. सपोज एक मैं सिचुएशन यहां पे बनाता हूं, पॉइंट चार्ज लेता हूं. यू कैन ऑब्जर्व हियर दिस पॉइंट चार्ज इज बीइंग इनक्लोज्ड बाय द सरफेस S1, that is a spherical surface. This is S2, this is some arbitrary surface. Again S3 is some arbitrary surface. Okay, अब यहां पे according to the Gauss theorem, charge enclosed by all the surface S1, S2, S3 is same. That means amount of the flux passing through all three surfaces should be same. We can say these surface S1, S2, S3, these are the Gaussian surface. Okay, और इन Gaussian surface से जो enclosed charge है that is same. That means the net flux is also same for all surfaces. ओके, और ये बात अगर हम लोग याद करें तो कुछ पुरानी नहीं है, हम लोगों को मालूम है, ये फ्लक्स कैलकुलेशन के वक्त भी हम लोगों ने डिस्कस की थी. क्या डिस्कस किया था कि फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ द लाइंस. अब नंबर ऑफ द लाइंस की बात करें तो S1 से जितनी लाइंस क्रॉस करेंगी उतनी लाइन S2 से भी क्रॉस करेंगी और उतनी लाइन S3 से भी क्रॉस करेंगी. दैट मींस द नेट फ्लक्स इज सेम थ्रू ऑल सरफेसेस. ओके, अब एक चीज और करते हैं, हम लोगों ने फ्लक्स के टाइम में भी बात की थी, अब यहां पे गॉस थ्योरम से भी हम लोग उस स्टेटमेंट को कंसोलिडेट करते हैं. सपोज हम लोग यहां पे कोई एक क्लोज सरफेस लेते हैं और उस क्लोज सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं रखते, बल्कि उस एक चार्ज जो हम लोग कंसीडर करना चाह रहे हैं जिसकी फील्ड कैलकुलेशन के बारे में या फ्लक्स के बारे में, उस चार्ज को हम लोग क्लोज सरफेस से बाहर रखते हैं. सपोज पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द क्लोज सरफेस. ओके, you can
ऑब्जर्व हियर, ये जो लाइन क्लोज सरफेस की तरफ जा रही है, दैट विल गिव द नेगेटिव फ्लक्स। इसको हम लोग क्या बोलते थे? इनकमिंग फ्लक्स। और जो लाइन इस सरफेस से दूर जा रही है, उस फ्लक्स का साइन क्या होगा? पॉजिटिव। और उसे हम लोग क्या बोलते थे? आउटगोइंग फ्लक्स। सो इनकमिंग लाइंस एंड आउटगोइंग लाइंस आर सेम। तो according to the definition of the flux, there should not be any flux associated with this closed surface. और यही बात तो हम लोग गॉस थ्योरम से कह रहे हैं। हम लोग यहां पे क्या कह सकते हैं कि इफ द फील्ड लाइंस फ्रॉम एक्सटर्नल चार्ज एंटर द सरफेस एट वन पॉइंट, it must leave at the other surface, other side also. Okay, that means the net flux through the surface will be zero. गॉस थ्योरम से भी जीरो है और फ्लक्स की डेफिनेशन से भी जीरो है। करेक्ट। अब हम लोगों ने गॉस थ्योरम का बेसिक स्टेटमेंट लर्न कर लिया। अब इस स्टेटमेंट को हम लोग डिफरेंट सिचुएशन में अप्लाई करके इस थ्योरम को कंसोलिडेट करने की या अच्छे से स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं। सपोज एक सिचुएशन हम लोग लेते हैं यहाँ पे। यू कैन ऑब्जर्व इन दिस डायग्राम वी हैव द टू चार्जेस। Okay, charge, this is positive charge q and the same magnitude but opposite sign charge minus q is placed. और यहां पे मैंने कुछ surfaces बनाई हुई हैं जिनको हम लोग कहते थे गॉस surface. तो these are the surface A. This A surface is enclosing the positive charge, B surface is enclosing the negative charge, and C surface is this enclosing the both charge, or D surface is not enclosing any of the charge. ओके, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैटर्न को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग चाह रहे हैं कि फ्लक्स कैलकुलेशन। सबसे पहले हम लोग चलो बात करते हैं ए सरफेस के बारे में। तो फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस ए, और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इनक्लोज हियर इज क्यू, सो फ्लक्स हियर क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ फॉर द बी, you can observe flux through the closed surface B is charge encloses minus q or minus q divided by epsilon naught here. So here is minus q divided by epsilon naught. Observe here, this is the negative charge. Why? By the definition of the flux also you can observe here the lines are coming toward the surface. That means it is giving the negative flux. और इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर जा रही है सरफेस से, तो पॉजिटिव फ्लक्स है। और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी ये पॉजिटिव और दूसरा फ्लक्स नेगेटिव है। ओके, अब हम लोग यहां पे बात करते हैं नेक्स्ट सी सरफेस की। सी सरफेस में इनक्लोज चार्ज कितना है? जितना ये पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। दैट मींस चार्ज इनक्लोज बाय दिस सरफेस इज जीरो, सो फ्लक्स हियर विल बी जीरो। ओके, इसके बाद अगर हम लोग डी सरफेस की बात करें, ओब्वियसली आवर आंसर विल बी जीरो बिकॉज देयर इज नो चार्ज इनक्लोज बाय दिस सरफेस। करेक्ट। चलो अब एक और भी हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ। मैंने यहाँ पे देख रहे हो कि कई तिरछी मिर्ची लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। इनफैक्ट दीज आर रिप्रेजेंटिंग क्लोज सरफेस, 3D सरफेस है। मैंने उनका सेक्शन दिखाया है आपको। यू कैन ऑब्जर्व हियर, मैंने चार्ज रखा हुआ है Q1, Q2 एंड Q3. Let these are the small spheres and the charge magnitude Q1 is equal to 4 nanocoulomb and Q2 equal to -8 nanocoulomb and Q3 equal to 2 nanocoulomb. Find the net electric flux through each of the following closed surface as shown in the figure. जैसा मैंने कहा, it is the cross section of the 3-dimensional surfaces. Okay, तो चलो अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके सभी सरफेस की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग S1 सरफेस को लेते हैं। This surface, you can observe here charge enclosed by this surface is Q1 and Q1 is 4 nanocoulomb. So here we can write 5
S1 equal to Q1 divided by epsilon naught and Q1 equal to 4 nanocoulomb. So this is 4 into 10 to the power minus 9 divided by epsilon naught. Okay, we need not to put the value of the epsilon naught. Okay, suppose अब हम लोग Q2 की बात करते हैं. It is also very easy, and here is enclosed charge is Q2 and Q2 is minus 8. So here is phi S2 equal to Q2 divided by epsilon equal to minus 8 into 10 to the power minus 9 divided by epsilon naught. सिमिलरली अब हम लोग चलते हैं S3 सरफेस की तरफ. S3 सरफेस ग्रीन कलर की सरफेस आप देख रहे हो. This is the green color surface. So charge enclosed here is कौन कौन सा charge है? You can observe Q1 and Q2, and so here we can write flux through surface S3 equal to phi S3 equal to Q1 plus Q2 divided by epsilon naught, and Q2 is having the negative sign, so it should be placed with the negative sign. So 4 minus 8 into 10 to the power minus 9 divided by epsilon naught. So it is minus 4 into 10 to the power minus 9 divided by epsilon naught. Okay. Similarly S4 के लिए. Okay. चलो S5 ले लेते हैं पहले. S5 के साथ हमारे पास सभी चार्ज यहाँ पे इनक्लोज हो जाएंगे. So here flux through S5 equal to Q1 plus Q2 plus Q3 divided by epsilon naught. Q1 positive, Q2 negative, Q3 is positive. So it is 4 minus 8 plus 2 into 10 to the power minus 9 divided by epsilon naught. So it is minus 2 into 10 to the power 9 minus 9 divided by epsilon naught, right? अब बात करते हैं S4 की. S4 के साथ चार्ज इनक्लोज क्या हो जाएगा? Q1 plus Q3. So here we can write phi S4 equal to Q1 plus Q3 divided by epsilon naught, and Q1 is 4 and Q3 is 2. So with a proper sign, 4 plus 2 divided by epsilon naught. नैनो कूलम के लिए हम लोग यहाँ 10 to the power minus 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. So it is 6 into 10 to the power minus 9 per epsilon naught. Okay. सिमिलरली अगर कहीं पे भी ऐसा केस आता है तो हम लोग यही प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करेंगे.